चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास। सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे और जब कुछ पूछना हो तभी ऑन करना है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर के बारे में बेसिक बता दिए थे कि क्या क्या वैरायटी की प्रॉब्लम उसमें पूछी जा सकती है। और अब आज की क्लास में हम इंटर डिपार्टमेंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मॉड्यूल से। तो माइक ऑन होगा बेटा, माइक ऑफ कर लेंगे अपने आप। चलिए वेट कीजिए, स्टार्ट करता हूँ क्लास। जी चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे पहले हम। ठीक है, इलस्ट्रेशन 22 है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो क्वेश्चन आप सबके पास होगा, ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में आपको बोलता है कि स्नो वाइट लिमिटेड के दो डिपार्टमेंट हैं, क्लॉथ और रेडीमेड क्लॉथ, राइट। और क्वेश्चन में कहता है कि रेडीमेड क्लॉथ्स आर मेड बाय द फर्म इटसेल्फ आउट ऑफ द क्लॉथ सप्लाइड बाय द क्लॉथ डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जो क्लॉथ डिपार्टमेंट है वो रेडीमेड क्लॉथ को पहले कपड़ा क्या करता है सर, सप्लाई करता है, और उसी कपड़े से फिर जो रेडीमेड क्लॉथ है वो कपड़ा बनाती है। मतलब यहाँ पर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि दो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है क्लॉथ और दूसरा डिपार्टमेंट है रेडीमेड क्लॉथ। आगे क्वेश्चन में आपको बोलता है कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। ठीक है, जो भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे कर रहे हैं। नॉर्मल सेलिंग प्राइस का मतलब होता है नॉर्मल जीपी रेशो निकालना पड़ेगा आपको, और उसके हिसाब से आपको एसरटेन करना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट का एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, और क्वेश्चन में कहता है कि आपको कुछ जानकारी दे रखी है 31 मार्च 2013 के लिए, और आपने उसके आधार पे क्या करना है, डिपार्टमेंटल वाइज ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। राइट सर, ये क्वेश्चन की आपकी रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है जिसकी वैल्यू है क्लॉथ डिपार्टमेंट में 30,000 है और रेडीमेड में 50,000 है। परचेजेस आपकी 20 लाख और 15,000 है। सेल्स 22 लाख और 4.5 लाख है। ट्रांसपोर्ट टू रेडीमेड क्लॉथ 3 लाख है। एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग के हैं वो 60,000 के हैं रेडीमेड के, और सेलिंग वाले के 20,000 और 6,000 हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और सेलिंग एक्सपेंसेस को मानेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला चला जाएगा। ठीक है बेटे, और क्लोजिंग स्टॉक आपका है सर कितना, 2,60,000 का। पे नंबर बेटा अपने आप देख लो, ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल वाला क्वेश्चन है। किसी को पे नंबर पता हो तो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो ताकि बाकी लोग देख लें। द स्टॉक इन द रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट में बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% ऑफ क्लॉथ एंड 25% ऑफ अदर एक्सपेंसेस। रेडीमेड क्लॉथ के पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, मतलब ये इसकी बात कर रहा है सर, इस क्लोजिंग स्टॉक में 75% जो हिस्सा है वो क्लॉथ वाले का है। मतलब इसके अंदर 75% स्टॉक वो पड़ा हुआ है जो क्लॉथ डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हुआ था। द क्लॉथ डिपार्टमेंट अर्न अ ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15% ड्यूरिंग द ईयर ऑन 2011-12। 2011-12 मतलब पिछले साल का जीपी रेशियो आपको दिया था कितना, और ये आपको दे रखा है प्यारे बच्चों 15% का। और पूरे बिजनेस के जो जनरल एक्सपेंसेस हैं वो 1,10,000 हैं। राइट, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। करते हैं बेटा क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसको। थोड़ा पेज बढ़ा देते हैं, 2 मिनट वेट करेंगे। चलिए सर, दिस इज सफिशिएंट। तो हमें इसमें बनाना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। माइक अपना बंद रखना है सबने, और जब कुछ पूछना हो तभी ऑन करेंगे।
फॉर द ईयर एंडेड, और ईयर एंडेड है बेटा आपका 31 मार्च 2013। चलिए पर्टिकुलर्स, दो डिपार्टमेंट है, एक है बेटा क्लॉथ जिसको मैं सी लिख रहा हूँ, और दूसरा है रेडीमेड क्लॉथ जिसको मैं RM लिख रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने पर्टिकुलर्स, और ये क्लॉथ और रेडीमेड क्लॉथ, ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। ऊपर वाला हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, और जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो प्रॉफिट लॉस के लिए। उसके बाद एक जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा जहाँ से हम पूरे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी पूरे बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकालेंगे। उसके लिए हमें जो क्लोजिंग स्टॉक है उस पर प्रोविजन हमें बेसिकली बनाना पड़ेगा फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए। और इसके अलावा जो अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस हैं वो भी वहाँ पर चले जाते हैं, राइट। तो चलो सर, अब मैं आज के बाद फॉर्मेट बनाता हूँ मैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। कोशिश करेंगे कि अगली 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाए। मॉड्यूल वाले क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट क्लास तक फिनिश करेंगे, और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन मुझे एक्स्ट्रा कराने हैं फ्रॉम योर पास्ट एग्जाम, जो कि स्कैनर्स में दिए हुए हैं लेकिन मॉड्यूल में नहीं है। तो 2-3 क्वेश्चन वो करा देंगे, और फिर ये जितना इस चैप्टर में हमने किया है वो सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं बेटा। चलिए तो पर्टिकुलर्स और इस तरीके से बना देते हैं, और फिर उसके बाद वर्किंग नोट यहाँ कर लेंगे। चलिए तो सबसे पहले सर जो डेटा आपको दे रखा है उसको वैसे वैसे प्लेस कर लो। जैसे आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 3,50,000 का, ठीक है, तो ये डेबिट रुपीज करें। सर ये RM का फुल फॉर्म क्या है? रेडीमेड क्लॉथ बेटा मैंने शॉर्ट में लिख दिया। 2 तरीके के डिपार्टमेंट है, एक है क्लॉथ डिपार्टमेंट जिसको मैंने सी लिखा है, और एक रेडीमेड क्लॉथ है जिसको मैंने RM लिख दिया है शॉर्ट में। ठीक है, 2 डिपार्टमेंट ठीक है। है सर, थैंक यू सर। हाँ शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो ओपनिंग स्टॉक क्लॉथ वाले का है 3 लाख, और रेडीमेड वाले का है 50,000। परचेजेस दे रखी है 20 लाख और 15,000 की। ठीक है, परचेज है 20 लाख और 15,000 की, तो इसकी परचेज हो गई 20 लाख, और इसकी परचेज हो गई बेटा 15,000। सेल्स दे रखी है 22 लाख और 4.5 लाख। एक बार बेटा जरा ये जो परचेज की फिगर है चेक कर लो, बुक में आपके सॉल्यूशन दिया होगा, ये 15,000 है या बेटा 1.5 लाख है? मुझे फिगर गलत लग रही है इसकी। सर 15,000 गिवन है। पक्का? और बुक में जो सॉल्यूशन में आपको दिया है उसमें भी 15,000 ही लिखा हुआ है या 1.5 लाख लिखा हुआ ये है? 15,000 लिखा है सर। 15,000 लिखा है सर। ठीक है, फिर वही है। तो 22 लाख की आपकी सेल्स हो गई, 22 लाख की आपकी सेल्स है यहाँ पर, और 4.5 लाख की यहाँ सेल है। चलो जी, उसके बाद कहता है ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट। रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया है क्लॉथ डिपार्टमेंट में, तो क्लॉथ डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है, जो ट्रांसफरर है उसके लिए सेल मानी जाएगी बाय ट्रांसफर टू रेडीमेड डिपार्टमेंट, शॉर्ट में RM लिख दिया, तो इसके लिए सेल मानी जाएगी 3 लाख। और बेटा जिसको मिल रहा है, किसको मिल रहा है? रेडीमेड वाले को, उसके लिए परचेज मानी जाएगी। तो टू ट्रांसफर फ्रॉम क्लॉथ डिपार्टमेंट। ओके सर, एक्सपेंसेस दे रखे हैं मैन्युफैक्चरिंग के, तो जो मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस हैं वो खर्चा है डायरेक्ट, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी आपको ट्रेडिंग हिस्से में डालने पड़ेंगे, जो कि इसका 60,000 है। और उसके बाद जो सेलिंग के एक्सपेंसेस हैं वो माने जाएंगे इनडायरेक्ट, तो सेलिंग एक्सपेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सेगमेंट में डाल देंगे, जो कि है 20,000 और है 6,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है जो कि आपका 2 लाख और 60,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक डाल देते हैं बेटा यहाँ पर, और जो क्लोजिंग स्टॉक है ये हो गया है हमारा 2 लाख और 60,000। ठीक है सर, तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट वाला हिस्सा पूरा हो गया। यहाँ से आप बैलेंस शीट फिगर निकालिए और बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट से। ये हो गया 5,10,000, और 5,10,000 में से माइनस कीजिए
जो भी इसका टोटल है 360, 410 और 425 आ रहा है शायद। बताइए कितना आ रहा है सर ये? 85,000 राइट। तो मैं 85। ठीक है सर, ये 85 आ रहा है इसका। और इसका निकालो, ये 22 और 3 25 और 3 28 लाख, ये 28 लाख है बेटा। और 28 लाख में से 27 आएगा। ये माइनस करो, 28 और 27, 27 आएगा। सर 27 होगा। ठीक है, बिल्कुल सही सर। 27 में से माइनस कीजिए अभी 23 लाख, तो 4 लाख आएगा क्या? 4 लाख। 4 लाख आएगा। ठीक है सर। चलो अब इसका वर्किंग नोट क्या करेंगे। सबसे पहले ये बोला हुआ है कि जो क्लॉथ डिपार्टमेंट है वो रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट को जो सामान ट्रांसफर कर रहा है वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर कर रहा है। जब भी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर करने को बोले उस सिचुएशन में आपको ट्रांसफेरर का जीपी रेशियो निकालना पड़ता है। तो सर एक जीपी, दोबारा से बताना। हाँ जी, लास्ट क्लास में बताया था मैंने पॉइंट कि अगर ट्रांसफर नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, अगर ट्रांसफर नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे हो रहा है तो जो ट्रांसफेरर है मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है हमें उसका नॉर्मल जीपी रेशियो निकालना होता है। तो ट्रांसफेरर कौन है बेटा इसमें? क्लॉथ वाला। तो यहाँ से हम निकालेंगे जीपी रेशियो ऑफ क्लॉथ डिपार्टमेंट जो कि सर ट्रांसफेरर है जो ट्रांसफर कर रहा है, इसका निकालना है करंट ईयर के लिए। करंट ईयर 2012-13 है, ठीक है, 2012-13 के लिए आपको निकालना है। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट तो 4 लाख है बेटा क्लॉथ का। और बताइए क्लॉथ की सेल कितनी है टोटल? इसका जीपी 4 लाख आया क्लॉथ का, इसकी सेल कितनी है टोटल? 25 लाख। 25 लाख। 25 लाख कैसे बेटा? 22 लाख तो उसने ओपन मार्केट में सेल करी थी और 3 लाख उसने ट्रांसफर किया था रेडीमेड डिपार्टमेंट को जिसको सेल माना जाएगा, राइट। तो ये 4 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 100, तो ये सॉल्व होके आ जाता है 16%। ठीक है, इसका मतलब जो भी सामान वो ट्रांसफर करता है या जो भी सामान वो सेल करता है उसके ऊपर 16% का प्रॉफिट कमाता है। जो भी सामान वो ट्रांसफर करता है या जो भी सामान वो सेल करता है उसके ऊपर 16% का प्रॉफिट कमाता है। अब सर ये जो 16% का प्रॉफिट है ये हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। सर ये एलिमिनेट कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखेंगे। जो रेडीमेड क्लॉथ है उसका क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है। इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कितना सामान वो छुपा हुआ है? माइक ऑफ करो प्लीज। 60,000 के अंदर कितना सामान छुपा हुआ है क्लॉथ डिपार्टमेंट का? इस 60,000 के अंदर कितना छुपा हुआ है? तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि रेडीमेड क्लॉथ के पास जो स्टॉक है उसका 75% हिस्सा क्लॉथ डिपार्टमेंट का है, बाकी 25% अदर एक्सपेंस का है। मतलब बाकी जो 25% है वो अलग है, लेकिन सर जो 75% पोर्शन है वो क्लॉथ डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो यहाँ से लिखेंगे हम क्या नाम है, कौन सा डिपार्टमेंट? क्लॉथ डिपार्टमेंट्स goods lying unsold with ready-made department at end of year। करंट ईयर के एंड में कितना सामान पड़ा हुआ था 31/3/13 में आरएम क्लॉथ के पास जो कि बिलोंग करता था क्लॉथ डिपार्टमेंट से? तो 60,000 का आप निकालोगे 75% का, तो बताइए कितना हुआ सर? ये आया 45,000, 45,000। अगर ये 45,000 किससे बिलोंग करता है? ये 45,000 बिलोंग करता है क्लॉथ डिपार्टमेंट से। तो सर ये सेल वैल्यू पे है क्योंकि ट्रांसफर जो भी हुआ था नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर हुआ था। तो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। तो 45,000 का आप 16% निकाल दीजिए, बताओ कितना आता है? 45,000 का 16%, 7200। 7200। तो यहाँ से हमें मालूम चल गया कि जो
रेडीमेड क्लॉथ का क्लोजिंग स्टॉक था 60,000। उस 60,000 के अंदर 45,000 बिलोंग करता है ट्रांसफेरर से, जो कि क्लॉथ डिपार्टमेंट है, और उस 45,000 के अंदर 7,200 रुपए का प्रॉफिट छुपा हुआ है। 7,200 का प्रॉफिट इंक्लूड है, जो कि हमें अभी रिसीव नहीं हुआ है क्योंकि अनसोल्ड है। ठीक है बेटे, क्योंकि ये हमारे पास अनसोल्ड है, राइट। तो सर ये निकाल दिया हमने, लेकिन सर बात यहाँ खत्म नहीं हुई है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर बहुत ध्यान से सुनना, कुछ सामान पड़ा हुआ था, किसका सर? क्लॉथ डिपार्टमेंट का। ऐसे ही बेटा जो इसका ओपनिंग स्टॉक है 50,000 का, हो सकता है इसमें भी कुछ गुड्स क्या होंगे, कुछ गुड्स सर होंगे क्लॉथ डिपार्टमेंट की। ये जो 50,000 का फिगर हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक में, इस 50,000 के अंदर भी तो कुछ आइटम छुपे हो सकते हैं क्लॉथ वाले के। तो कितने होंगे? तो क्वेश्चन में कह रहा है सर हमें स्टॉक, स्टॉक कौन सा स्टॉक सर? ये नहीं बोला हुआ कि ये क्लोजिंग स्टॉक है, या नहीं बोला हुआ कि ये ओपनिंग स्टॉक है। इसका मतलब सर ये दोनों की बात कर रहा था, ये दोनों की बात कर रहा था कि दोनों में, मतलब ओपनिंग स्टॉक में भी 75% हिस्सा है क्लॉथ वाले का, और क्लोजिंग स्टॉक वाले में भी 75% क्लॉथ, क्या नाम है, क्लॉथ वाले का। तो जैसे हमने इस साल क्लोजिंग स्टॉक में प्रोविजन बनाया है, जैसे हमने इस साल क्लोजिंग स्टॉक में प्रोविजन बनाया है, वैसे बेटा पिछले साल भी तो क्लोजिंग स्टॉक में प्रोविजन बनाया होगा। पिछले साल मतलब पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में, मतलब इस साल के ओपनिंग स्टॉक में भी तो प्रोविजन बनाया होगा, क्योंकि वो स्टॉक पिछले साल अनसोल्ड रह गया था, तो पिछले साल प्रोविजन बनाना पड़ा होगा। लेकिन वो ओपनिंग स्टॉक तो इस साल बिक गया होगा। इस साल अगर बिक चुका है, तो सर वो प्रोविजन हमें हटाना है। और सर प्रोविजन हटाते हैं तो क्या करते हैं? प्रोविजन बनाते हैं तो एक्सपेंस माना जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। अगर प्रोविजन को रिवर्स मारना हो सर, हटाना हो, तो उसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक। तो सर क्या करोगे, देखो ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक 50,000 था, उसका पहले 75% निकाला। ये क्यों कर रहे हैं बताओ? 50,000 का 75% निकाला, क्यों सर? क्योंकि स्टॉक में 75% हिस्सा किससे बिलोंग करता है? क्लॉथ से बिलोंग करता है, और उसका निकाल देंगे जीपी रेशो। लेकिन सर क्या मैं इसका 16% ही ले लूं? क्या मैं 16% ही ले लूं? 16% तो करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, 16% तो करंट ईयर का जीपी रेशो है। ओपनिंग स्टॉक तो इसका मतलब है, ओपनिंग स्टॉक का मतलब है पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। तो पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक पे तो सर पिछले साल का जीपी रेशो लगेगा। तो क्वेश्चन में पिछले साल का जीपी रेशो दे रखा है, क्या बोला भाई? पिछले साल का जीपी रेशो 15% है। इसलिए हम क्या करेंगे, पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक पर प्रोविजन हटाने के लिए 15% निकालेंगे, 16% नहीं निकालेंगे। तो निकालो 50,000 का 75% इंटू 15%, कितनी फिगर आ रही है? 5625 5625। 5025 यस सर। तो ये आ गया बेटा हमारा प्रोविजन। ये प्रोविजन हमने पिछले साल बनाया होगा, इसको हम रिवर्स मारेंगे इस साल। रिवर्स मारने का क्या मतलब है, सुनना ध्यान से, अभी बताऊंगा। सबसे पहले आपने ये जीपी तो यहाँ से निकाल ही लिया था, ठीक है। अभी उस पर वापस आएंगे हम प्रोविजन पे। पहले ये जीपी नीचे डालो, ये आ गया 4 लाख, और ये आ गया सर हमारा 85। यहाँ से नेट प्रॉफिट निकालो पहले डिपार्टमेंट का। 4 लाख में से 20 माइनस किया, 380। 85 में से 6 माइनस किया, 79। तो ये है बैलेंसिंग फिगर, और ये है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है सर। ये क्या करेंगे सर, 380 और 79। अब ये जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाओ, बाय डिपार्टमेंट्स नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारे पास क्लॉथ वाले का आया है 3,80,000, और रेडीमेड क्लॉथ वाले का आया है, ठीक है, रेडीमेड क्लॉथ वाले का आया है प्यारे बच्चों 79,000। इसको जोड़ दो, कितना आता है ये? 380 और 80, 460, 459। यस सर। फिर जो इस साल का प्रोविजन है वो यहाँ डाल दो, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ये 7,200 बनाया है। ये प्रोविजन तो करंट ईयर में बनाना है, और एक प्रोविजन बेटा पिछले साल का हटाना है।
तो बाय प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक या 5625। तो जो प्रोविजन करंट ईयर में बनाने हैं, जो प्रॉफिट करंट ईयर में अनरियलाइज्ड है वो डेबिट होगा, और जो प्रॉफिट पिछले साल अनरियलाइज्ड था, क्योंकि पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड था पर इस साल तो बिक गया होगा, तो वो प्रोविजन इस साल एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसको मैंने यहाँ क्रेडिट साइड में डाल दिया। बुक में क्या कर रखा है, इस 7200 में से इस 5625 को माइनस किया है और नेट फिगर डेबिट साइड में डाली हुई है। तो अब ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट वाले चैप्टर में करते थे, हम नए प्रोविजन में से ओल्ड वाले प्रोविजन को माइनस करते थे। अगर आपको याद हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नए प्रोविजन में से ओल्ड प्रोविजन को माइनस करते थे, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि डेबिट साइड में 7200 में से 5625 को माइनस करो और बैलेंस अमाउंट जो बची वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में डाल दो। ठीक है, दैट इज योर चॉइस, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ क्रेडिट साइड में डाल दिया। इसके बाद बेटा जनरल एक्सपेंसेस थे, जो अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, जिन एक्सपेंसेस को हमने डिपार्टमेंट में चार्ज नहीं किया, वो एक्सपेंसेस भी हम जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। तो कितने अमाउंट है बेटा, जनरल एक्सपेंस का अमाउंट है 1,10,000, तो ये 1,10,000 भी यहाँ पे डाल देंगे, और ये करने के बाद आपका फाइनल नेट प्रॉफिट आएगा होल ऑर्गेनाइजेशन का, दोनों डिपार्टमेंट का टेकन टुगेदर, इनका एक साथ लेके। और मुझे बताओ ये नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। 3,47,425। 3,47,425। ठीक है बेटे, बाकी लोग भी नोट करो और कोई दिक्कत हो तो पूछो। अगर ये हो गया हो या स्क्रीन अप डाउन करनी हो तो मुझे बताना। लास्ट क्लास में, मतलब लेक्चर नंबर 3 में जो कंसेप्ट थे बेटा, उसी के ऊपर बेस है आज की क्लास। अगर लास्ट क्लास नहीं देखी है तो ये समझ में नहीं आएगा। और तीनों लेक्चर मैंने डाल दिए हैं ऑलरेडी, तो वहाँ से जरूर आप देखें अगर नहीं देखा है तो। जब ये हो जाए बेटा बताना। सर हो गया। ठीक है बेटा, एवरीवन। सर ये अनरियलाइज्ड वाला थोड़ा बताएंगे, 60,000 और 45,000। कौन सा वाला 60 और 1000? बेटा ये लास्ट क्लास में मैंने आपको रिपीट वगैरह टॉपिक वगैरह को मैंने करा रखा है। लास्ट क्लास नहीं देखे तो उसको पहले देख लेना कि हम प्रोविजन बनाते क्यों हैं, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। आप मुझे ये बता दो कि प्रोविजन हम बनाते क्यों हैं, उसके बाद मैं समझ जाऊंगा कि आपने लास्ट लेक्चर देखा या नहीं। बताओ मुझे, आप प्रोविजन बनाते क्यों हैं? कम करने के लिए। नहीं तो फिर आपने देखा नहीं लास्ट क्लास। लास्ट क्लास देखी थी आपने इसकी? ठीक ठीक नहीं बताना सर। बिल्कुल। हाँ तो रुक जाओ बस, फिर अभी पहले नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। ठीक। ठीक है, कोई बात नहीं, वो लेक्चर देख लेना, बाकी ये क्लास भी मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, तो उसके बाद देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है सर। आज के सारे क्वेश्चन लास्ट क्लास से लिंक है। ठीक है। चलो, तो अब यहाँ से बेटा ये हो गया हमारा क्वेश्चन, आई गेस सबने कर लिया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 22, और इसको मार्क कर लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट हो रखा है बहुत बार। ये CMA और CA दोनों के एग्जाम में रिपीट हुआ है बहुत बार, और दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है, एक छोटा क्वेश्चन है, पहले मैं उसको करता हूँ। 2 मिनट वेट करेंगे, पहले क्वेश्चन ढूंढने दो। चलिए, ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, छोटा क्वेश्चन है बेटा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ये कहाँ दे रखा है, जहाँ पे आपका ब्रांच वाला चैप्टर खत्म हो रहा है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, और एक्सरसाइज में आपको ये सारी चीजें गिवन है। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन है बेटा। ये कौन से पेज पे है, पहले ढूंढ लो इसको। इसको भी सॉल्व करता हूँ, ऑल दो ऑलरेडी सॉल्व हो रखा है, पर हम पढ़ के इसे अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। वैसे पढ़ के भी समझ में आ जाएगा बुक से, पर अभी के लिए इसका आंसर मैं
हटा रहा हूँ नीचे से। क्वेश्चन में कहता है सेम टॉपिक है, अ फर्म हैज 2 डिपार्टमेंट, एक फर्म में 2 डिपार्टमेंट है, एक क्लॉथ और एक रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट है। द रेडीमेड गारमेंट्स वर जनरली मेड बाय द फर्म इटसेल्फ आउट ऑफ द क्लॉथ सप्लाइड बाय द क्लॉथ डिपार्टमेंट एट यूजुअल सेलिंग प्राइस। सेम कहानी बोली हुई है कि रेडीमेड गारमेंट जो बनते हैं वो क्लॉथ डिपार्टमेंट जो कपड़ा सप्लाई करता है उसमें से बनते हैं और कपड़ा नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर ट्रांसफर किया जाता है। द स्टॉक इन द रेडीमेड गारमेंट डिपार्टमेंट में बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 65% क्लॉथ एंड 35% ऑफ अदर एक्सपेंसेस। तो रेडीमेड क्लॉथ के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका 65% हिस्सा, 65% हिस्सा वो स्टॉक है जो कि बिलोंग करता है क्लॉथ डिपार्टमेंट से, और बाकी का 35% अदर एक्सपेंसेस का है। ओपनिंग रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का जो ओपनिंग रेट है वो आपका 25% है, और जो क्लोजिंग रेट है ग्रॉस प्रॉफिट का वो 30% है। तो जीपी रेशो पहले से ही दे रखा है, ठीक है। तो ये कौन से पेज पे बेटा पेज नंबर आप अपने आप ढूंढो, मुझे नहीं पता। ये बस इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जहाँ ब्रांच वाला चैप्टर खत्म हो रहा है, ब्रांच वाले चैप्टर के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, उसमें डिपार्टमेंट और ब्रांच वाले क्वेश्चन है, ठीक है। मॉड्यूल में खुद आपको ढूंढना पड़ेगा, पेज नंबर नहीं है मेरे पास इसका। तो इसमें ये बोला हुआ है कि आपका, और हो सकता है ओल्ड वाले मॉड्यूल में क्वेश्चन ना हो बेटा, ये हो सकता है कि नए वाले मॉड्यूल में क्वेश्चन हो, तो आप देख लीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक बेटा 2,40,000 का है और क्लोजिंग स्टॉक 2,85,000 का है। आपको ये बताना है कि भाई कितना प्रोविजन बनेगा, है ना, कितना प्रोविजन आप बनाओगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए, और ये प्रोविजन आपको नेट बताना है। नेट का मतलब जो करंट ईयर में प्रोविजन बनाएंगे और जो पिछले साल प्रोविजन बना होगा उसको लेस करने के बाद। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट। कितना है सर? क्लोजिंग स्टॉक है इसका 2,85,000, जिसका बेटा 65% हिस्सा क्लॉथ वाले से बिलोंग करता है, और बाकी का जो 35% हिस्सा है वो अदर एक्सपेंसेस का है, ठीक है। हमें अदर वाले से कोई मतलब नहीं होता, ये देखना होता है क्लॉथ वाले से कितना करता है। तो सीधे लिखूंगा मैं सर, ध्यान से देखना, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। तो 2,85,000 का 65% और करंट ईयर का जीपी रेशो, 30% है। बताओ कितना आता है? 2,85,000 इंटू 65% इंटू 30%, निकालो बेटा कितनी फिगर आएगी। आप लोग हेल्प करोगे तभी क्लास बढ़ेगी। 55,575। 55,575। उसके बाद प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है बेटा आपका 2,40,000 का, उसका 65%, और ओपनिंग जीपी रेशो कितना है प्यारे बच्चों? 25% है। चलिए 2,40,000 का 65% और 25%, 39,000। ये आया 39,000। चलो जी, अब यहाँ से बेटा नेट प्रोविजन कितना बनेगा? नेट प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। तो करंट ईयर का प्रोविजन है 55,575, जिसमें से रिवर्स मारेंगे वो प्रोविजन जो ओपनिंग स्टॉक में बन गया होगा पिछले साल, 39,000 है बेटा। कितना आता है ये? 16,500। 16,575। तो ये आंसर हो गया हमारा 16,575, ठीक है। ये हो गया 16,575, ठीक है। बताओ क्लियर है या नहीं? ठीक है, इसके बाद 23 क्वेश्चन में आएंगे, इसको नोट कर लो फटाफट से, और उसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल 23 पे। आज की क्लास में जो ये 2-3 क्वेश्चन कराएंगे वो बिल्कुल सर क्वालिटी वाले क्वेश्चन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो आते हैं, और सेम ऐसे ही कुछ छोटा क्वेश्चन भी है, वो भी मैं देख लेता हूँ पहले।
इसके बाद ध्यान आया मुझे 2 एमसीक्यू क्वेश्चन भी हैं इस पे जो सेम कंसेप्ट में है कि कितना स्टॉक इंक्लूड है ट्रांसफेरी के क्लोजिंग स्टॉक में जो कि ट्रांसफेरर से बिलोंग करता है और जिस पर हमें लोडिंग एलिमिनेट करनी है। ठीक है, दिखाता हूँ और कहाँ क्वेश्चन है बेटा, पेज नंबर मत पूछना, मॉड्यूल में ही है, वो आपको ढूंढना है कहाँ पर है। मैं बता दूंगा कि हाँ जहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है उसके बाद है। तो ये तो सर रुक जाइए, अभी 2 छोटे क्वेश्चन है एमसीक्यू। चलो अभी नहीं मिल रहा, देखेंगे बाद में। अब मैं 23 पे आता हूँ सीधे। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, इस क्वेश्चन पे भी मार्क लगा लेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत। इसमें कहता है क्वेश्चन में आपको ए एंड कंपनी हैज 2 डिपार्टमेंट्स पी एंड क्यू। ठीक है, ए और क्यू के बेटा 2 डिपार्टमेंट हैं, पी और क्यू हैं। डिपार्टमेंट पी सेल करता है डिपार्टमेंट क्यू को नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे। नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे सेम वो चीज़ है, जहाँ नॉर्मल सेलिंग प्राइस बोला हो तो समझ जाओ कि जो ट्रांसफेरर है मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है आपको उसका जीपी रेशो निकालना है। From the following particulars, you are required to prepare Department of Trading and Profit Loss Account for the year ended on 31 मार्च 2018 और आपको ये बताना है कि क्या नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। तो बैलेंस शीट में कौन सा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है। ठीक है, मतलब प्रोविजन वगैरह बना जो बनता है वो सब करने के बाद। ओपनिंग स्टॉक आपका 5 लाख का है बेटा और क्लोजिंग वैल्यू इसकी नील है। परचेजेस 28 लाख और 3 लाख की है। पी से गुड ट्रांसफर हुए हैं 8 लाख के। वेजेस है 350 और 2 लाख का। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस 20,000 और 1,60,000 के हैं। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी कॉस्ट पे है। ठीक है सर, इसमें ये मत समझ लेना कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है कॉस्ट पर है। कॉस्ट का मतलब जिस रेट पे हमने परचेज किया उसे, तो क्योंकि जो कॉस्ट होगी बेटा वो पी की सेल वैल्यू के बराबर होगी, राइट। क्योंकि पी जो सामान ट्रांसफर कर रहा है वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर कर रहा है, तो पी का जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्यू के लिए कॉस्ट प्राइस माना जाएगा। ओके, इसमें बच्चे कई बार गलती करते हैं, कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक पहले से कॉस्ट पे है। कॉस्ट पे कहने का मतलब है इसमें प्रॉफिट इंक्लूड ही नहीं है। जब प्रॉफिट इंक्लूड ही नहीं है तो फिर एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब हमें प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। पर बेटा ऐसा नहीं है, इसमें ये बोला हुआ है कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट। कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की कॉस्ट का मतलब है डिपार्टमेंट ने जिस रेट पे खरीदा है, तो डिपार्टमेंट जिस रेट पे खरीद रहा है वो खरीदने वाले के लिए कॉस्ट होती है, बेचने वाले के लिए सेल्स होती है। सेल दे रखी है 30 लाख और 2 लाख की। बेटा ये फिगर चेक करो, ये 2 लाख है या 20 लाख है, ये वाली फिगर शेड्यूल में आंसर में भी चेक कर लेना, इसमें शायद गलती लग रही है मुझे। 20 लाख। ये 20 लाख है पक्का? यस ठीक है, चलो तो इसकी कॉमा गलत लगी है यहाँ 20 पर। लाख है सर। ठीक है 20 लाख है ये। प्रिंटिंग स्टेशनरी 30,000 और 25,000 है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों डिपार्टमेंट के लिए कुछ खर्चे इनकर हुए हैं जो कि अभी हमने अपोर्शन नहीं करे हैं। कौन से हैं? सैलरी है 33,000 की, एड का खर्चा है 1,20,000 का, जनरल एक्सपेंसेस 5 लाख का, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीनरी पे जो कि 96,000 की मशीनरी है, उस पर 30% का डेप लगाना है। आगे क्वेश्चन में कहता है द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट आर टू बी अपोर्शनड इन द रेशो ऑफ टर्नओवर रेशो। ठीक है, कहता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है बेटा उसको टर्नओवर के रेशो में, सेल्स के रेशो में बांटना है। ठीक है, सैलरी और डेप्रिसिएशन को 2:1 में बांट देना है और 1:3 में बांटना है, मतलब सैलरी को 2:1 में और डेप्रिसिएशन को 1:3 में और जनरल एक्सपेंसेस को 3:1 में बांटना है। तो ये सारा क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो जो सैलरी है वो 3,30,000 है। सैलरी कितनी है बेटा? 3,30,000। ठीक है, सैलरी में 1 जीरो कम है तो हम यहाँ लगा देते हैं। सैलरी हमारी है 3,30,000। ओके गुड, तो अब यहाँ से करते हैं क्वेश्चन। आई होप बुक सबके पास होगी, तो मैं बार बार स्क्रीन अप डाउन नहीं करूंगा, तो मैं सीधे सॉल्यूशन में आता हूँ और सॉल्व करते हैं अपना प्रॉब्लम। इसमें ये नहीं बता रखा कि जो ट्रांसफेरी है उसके क्लोजिंग स्टॉक में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है ट्रांसफेरर का, मतलब क्यू के क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कितना सामान पड़ा हुआ है पी का, ये बताया नहीं है। तो जब ये नहीं बताया हो बेटा तो कैसे करेंगे? तो अगर आपने पिछली क्लास करी हो तो उसमें आपको मैंने 4 केस करवाए थे, जिसमें चौथे केस में यही केस था कि हमें बताया नहीं होता
कि जो ट्रांसफेरी है, मतलब जो रिसीवर है, रिसीवर के क्लोजिंग स्टॉक में कितना स्टॉक इंक्लूड है गिवर का, ये नहीं बता रखा हो, तो सर वो हम कैसे काउंट करते हैं, कैसे निकालते हैं? इफ यू कैन रिकॉल फ्रॉम योर प्रीवियस लेक्चर, तो हमें प्रोपोर्शन बनाना होता है, कंटेंट रेशो बनाना होता है, और उस कंटेंट के आधार पे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि क्यू के क्लोजिंग स्टॉक में जो कि रिसीवर है उसमें कितना स्टॉक है गिवर का, जो कि पी है। ठीक है, अगर लास्ट लेक्चर लिया है अगेन तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज सर ये बिल्कुल सर के ऊपर से जाएगा। चलिए, तो पर्टिकुलर्स और फिर यहाँ पर पी और फिर यहाँ पर क्यू। आइए, ये है हमारा डेबिट और ये है हमारा क्रेडिट। चलिए, तो ऊपर वाला हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट के लिए और नीचे वाला हिस्सा प्रॉफिट लॉस के लिए यूज कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ से बनाएंगे हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको स्पेस के लिए यूज कर लेते हैं। और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम बस प्रोविजन हटाएंगे। कई बार क्वेश्चन में जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट अलग से बनाता नहीं है, वो 3 कॉलम बना देता है, एक पी का कॉलम, एक क्यू का कॉलम और एक टोटल वाला कॉलम। तो जो टोटल वाला कॉलम होता है ना, वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही क्या करता है सर, उसको बेसिकली वो प्रेजेंट करता है। और उस सिचुएशन में जो लोडिंग वाला पोर्शन होता है, जो हम प्रोविजन वाला पोर्शन बनाते हैं, वो टोटल वाले कॉलम में बना के दिखा देते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हो, और बुक में कई क्वेश्चन में ऐसे किया है कि जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट ना बना के एक तीसरा कॉलम डाल दिया गया, तो वो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड, और ईयर जो हमारा एंड हो रहा है बेटा, वो हो रहा है 31/3/18 को। पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट, और यहाँ भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है सर, अकाउंटिंग तो बेटा आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें सिर्फ रिपोर्टिंग भी तो करनी है, बस प्रेजेंटेशन करनी है। कॉस्टिंग की तरह दिमाग भी लगाना होता है इसमें कि क्या कैलकुलेशन करनी है, कॉस्ट कैसे एलोकेट करने हैं। बाकी मैंने तो यही मानना है, जो हर बार आपको कहता हूँ, थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए आपको, किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में। अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट पता है तो प्रैक्टिकल हम लगा सकते हैं। चलो, तो करते हैं क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक 5 लाख है। ठीक है सर, ओपनिंग स्टॉक 5 लाख है, और यहाँ पर नील है सर। उसके बाद परचेज दे रखी है। परचेजेस आपके 28 लाख और 3 लाख है। ये 28 लाख और ये 3 लाख। गुड्स फ्रॉम पी, पी ने सामान ट्रांसफर किया है, तो पी के लिए सेल है सर, पी के लिए सेल है, और क्यू के लिए परचेस है, तो पी की क्रेडिट साइड में आएगा। बाय गुड्स ट्रांसफर्ड टू क्यू, इट इज 8 लाख। और इसके बाद यहाँ पर टू गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्यू, ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्यू, इसके में इधर आ गया सर, क्यू में सर यहाँ आएगा ना, क्यू में यहाँ आएगा, बिल्कुल ठीक है। वेजेस दे रखी है 350 और 2 लाख की। वेजेस है 3,50,000 और 2 लाख की सर। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस माने जाएंगे इनडायरेक्ट, दैट वी विल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रैवलिंग है हमारे पास 20,000 और 1,60,000 का। ठीक है, ट्रैवलिंग में आएगा 20,000 और 1,60,000 का। फ्रॉम पी आया डेबिट साइड। हाँ बेटा, तो पी के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्यू में डेबिट में जाएगा। ठीक है, वो मैंने ठीक कर दिया है। कुछ गलत लिख रहा हूँ तो मुझे बताना। क्यों नहीं? आपने वो क्यों मेंशन किया है उसको? अच्छा, ठीक है, यहाँ गुड ट्रांसफर फ्रॉम पी आएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटे। उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 8 लाख और 2,09,000 का, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ डाल देते हैं जी। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ डाल देते हैं हम 8 लाख और 2,09,000 का। तो ये 8 लाख है और ये 2,09,000 है। ठीक है सर, और सेल्स दे रखे 30 लाख और 20 लाख की। सेल्स बेटा 30 लाख और 20 लाख ही है ना? कितना है बेटा? सर हाँ, सेल्स है 30 लाख और 20 लाख,
कॉमा गलत लगी हुई थी उसमें, तो वो ठीक कर लिया हमने। और उसके बाद प्रिंटिंग और स्टेशनरी तो हम सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये तो हम इसमें ही डालेंगे, ये तो यही आएगा सर। चलो तो टू प्रिंटिंग, शॉर्ट में से प्रिंटिंग देता हूँ, ये 30,000 और 25,000 है। चलो ट्रेडिंग वाला पोर्शन तो हो गया, पहले ट्रेडिंग वाले से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। P में आएगा 9,50,000 और Q में 9,09,000। ठीक है, ये 9,50,000 आएगा और ये 9,09,000 आएगा। ठीक है, और इतना ही ना? टोटल, यस सर, टोटल आ रहा है 46 लाख और सेकंड में आ रहा है 22,09,000। ठीक है, 22,09,000। चलो जी, तो ये कर दिया हमने 46 लाख और 22,09,000। चलो अब यहाँ से उसके बाद बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये है हमारे पास 9,50,000 और उसके बाद 9,09,000। उसके बाद कुछ और खर्चे दे रखे हैं सर, कुछ और खर्चे हैं जो कि इनडायरेक्ट हैं और उसका एलोकेशन कैसे कैसे करना है वो हमें बता रखा है। सैलरी है 3,30,000 की, और सैलरी को किस रेशो में बांटने को बोला हुआ है? सैलरी को बांटने के लिए बोला हुआ है प्यारे बच्चों हमें किस रेशो में? 2:1 में। तो 3,30,000 को बांटेंगे तो 2,20,000 और 1,10,000 ये आ जाएगी। चलो जी, और जो ऐड का खर्चा है वो 1,20,000 है, जिसको हमने किस में बांटना है? टर्न ओवर के रेशो में बांटना है। एडवर्टाइजमेंट 1,20,000 है, जिसको टर्न ओवर के रेशो में बांटना है। टर्न ओवर का मतलब होता है सेल्स। तो मुझे बताओ सर, पी डिपार्टमेंट की सेल कितनी है और क्यू डिपार्टमेंट की सेल कितनी है? 30 लाख और 20 लाख। 38। देखो सर, पी की सेल वैसे तो 38 लाख है, क्योंकि वो आउटसाइड मार्केट में भी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है और वो अपने डिपार्टमेंट को क्यू को भी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है। तो वैसे तो पी की जो सेल है वो 38 लाख है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का खर्चा ओपन मार्केट सेल के लिए किया जाता है। इंटरनल डिपार्टमेंट ट्रांसफर के लिए एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इंटरनल डिपार्टमेंट तो मैनेजमेंट पॉलिसी की वजह से होता है। मैनेजमेंट कहता है भाई क्यू को जो मटेरियल चाहिए वो पी के पास अवेलेबल होता है, तो क्यू को बोलेंगे कि तुम पी से ही ले लेना। जब हमारी कंपनी का दूसरा डिपार्टमेंट वो मटेरियल बना रहा है तो आपको मार्केट से परचेज करने की जरूरत क्या है, जो कि सर सही भी है। इसलिए जो ये 8 लाख है ये सेल तो है, और इसमें उतना ही परसेंट का प्रॉफिट है जितना 30 लाख के ऊपर परसेंटेज का प्रॉफिट है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट केवल एक्सटर्नल सेल के लिए होता है, एडवर्टाइजमेंट केवल एक्सटर्नल सेल के लिए होता है, इंटरनल सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है। तो जब हम एड का रेशो निकालेंगे सेल का, तो 30 लाख और 20 लाख का लेंगे। तो 30 लाख और 20 लाख का क्या रेशो आएगा बेटा? 3:2 आएगा। तो अब एडवर्टाइजमेंट को 3 2 में बांट दो। 72,000, 48,000। 72,000 और 48,000। ठीक है, ये अपन ध्यान रखना कि हमने यहाँ पर एड को बांटने के लिए डिपार्टमेंट सेल को नहीं लिया है। जनरल एक्सपेंसेस आपके 5 लाख के हैं, और जनरल एक्सपेंस के लिए क्या बोलता है सर, क्या करना है इसका? जनरल एक्सपेंसेस को 3:1 में बांट देना है, तो बांट देते हैं सर। स्पेस कम है, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो जनरल एक्सपेंसेस 3:1 में बांट देंगे। 3,75,000 और 1,25,000। ठीक है, और उसके बाद अगला एक्सपेंस हमारा डेप्रिसिएशन का 96,000 का। पहले आप 30% निकालो बेटा, 96,000 का 30% निकालें, कितना आता है? 22,800। 20,800 आता है। और 20,800 का बेटा जो डेप्रिसिएशन आ रहा है उसको फिर आप रेशो में बांट दो। कौन से रेशो में बांटना है उसको? 1:3 में बांटना है। 96,000 का 30% निकालेंगे पहले, तो 9 3 27, 27,800 आ रहा है क्या? नहीं सर, 28,800। 28,800। हाँ ठीक है, 28,800। 28,800 को अब आप 1:3 में बांटो। 7,200 और 21,600। ठीक है, 7,200 और 21,600। ठीक है सर, ये डेप्रिसिएशन भी बढ़ गया। अब यहाँ से क्या करो सर, नेट प्रॉफिट भी निकाल लो। नेट प्रॉफिट भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो निकाल ही सकते हैं। डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट निकालो। तो टोटल है 9,50,000 का। 9,50,000 में से माइनस करो डेबिट वाले आइटम, बताओ कितना आ रहा है? सर 2,25,000। 2,25,800। 25,800। 2,25,800। 4,19,400। 4,19,400।
चलो सर, ये हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया। तो सर देखो, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में तो कुछ करना ही नहीं होता। अगर एग्जाम में मान लो ये पूरा क्वेश्चन आता भी है और मान लो कि सर आपको जो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट है वो नहीं करना आता आपको, पर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो बना ही सकते हो। उसमें करने क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ तक तो आप कर ही लोगे सर, यहाँ तक तो कर ही लोगे। अब सर यहाँ से आता है एक्सपर्ट, कौन सा काम, एक्सपर्ट वाला काम जो एज एन एक्सपर्ट आपको करना है। अब सर यहाँ से क्या करेंगे, हम जीपी रेशो निकालेंगे पी का, जीपी रेशो ऑफ डिपार्टमेंट पी, क्योंकि सर ये ट्रांसफेरर है, दैट इज ट्रांसफेरर। ट्रांसफेरर कौन होता है सर, ट्रांसफर करने वाला, जीपी बाय सेल इंटू 100। और सर ये हम करंट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, करंट ईयर का जीपी तो कितना आता है, देखो सर जीपी आया था, इसका अमाउंट कितनी थी, 9,50,000 का जीपी आया है। ये इसका जीपी है 9,50,000 का। सेल कितने लेंगे, 38 लाख लेंगे सर। सर प्रॉफिट तो 8 लाख पे भी कमाया है, प्रॉफिट तो 8 लाख में भी कमाया है, तो इसलिए 38 लाख लिया जाएगा। तो 9,50,000 डिवाइड बाय 38 लाख इंटू 100, बताओ कितना आता है, 25%। 25% का जीपी रेशो हो गया। चलो जी, लेकिन बच्चों अब यहाँ पर आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन क्या है कि इसका क्लोजिंग स्टॉक 2,09,000 है, लेकिन इस 2,09,000 में कितना पी से बिलोंग करता है वो हमें नहीं दिया है। तो सर वो हमें निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हम कंटेंट रेशो बेसिकली निकालते हैं, जिसको आप एवरेज बेसिस बोल सकते हो। तो पहले ये देखो सर, पहले ये देखो क्यू की टोटल परचेज कितनी है, क्यू की टोटल परचेज कितनी है, 11 लाख। हाँ क्यू की टोटल परचेज है 11 लाख की सर। इस 11 लाख में से कितना उसका बिलोंग करता है, कितना उसका बिलोंग करता है क्यू वाला, इस 11 लाख में से कितना बिलोंग करता है क्यू वाला, सॉरी पी वाला। 8 lakh. इस 8 11 लाख। लाख में से कितना उसको पी से मिला, 8 लाख। 8 लाख। तो कह सकते हैं सर 8 11 lakh. लाख में 8 लाख तो वो था जो उसको पी से मिला था। चलो जी, तो यहाँ से बनाते हैं हम, यहाँ पे प्रोपोर्शन बनाएंगे, अब यहाँ से बनाएंगे हम प्रोपोर्शन। तो कंटेंट रेशो निकालेंगे ऑफ परचेजेस फ्रॉम पी टू टोटल परचेज ऑफ क्यू। तो पी से उसने परचेज किया है 8 लाख, और टोटल उसकी जो परचेज है बेटा वो 11 लाख है। 11 लाख कैसे आया, ये बात समझ में आ गई थी, यस सर। क्योंकि 3 लाख बाहर से परचेज किया था उसने, 8 लाख उसने पी से लिया था। तो हम एज्यूम करेंगे, ठीक है सर, एज्यूम करेंगे, वी एज्यूम दैट, ठीक है, वी एज्यूम दैट सेम proportion is maintained in closing stock of Q। closing stock of Q में सेम प्रोपोर्शन मेंटेन है। ये लाइन में लिख रहा हूँ आपके लिए, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे P's goods lying unsold with Q। Q के पास क्या सामान पड़ा हुआ है P का जो अनसोल्ड है। तो बेटा इसका जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 2,09,000 था। आप उसका 8/11 निकालो, कितना आता है बताइए, 1,52,000। 1,52,000। तो 2,09,000 में से 1,52,000 का वो सामान है, 1,52,000 का वो सामान है जो कि सर ट्रांसफर हुआ है पी से। अब यहाँ से लिखेंगे हम प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्यू। तो ये 1,52,000 का जीपी रेशो कितना निकाला था बेटा हमने, 25%। तो 1,52,000 का 25% निकाल दो, 38,000। तो 38,000 का हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। बताओ पहले ये पॉइंट क्लियर है या नहीं। अगेन दिस वेरी कंसेप्ट हैज बीन एक्सप्लेन वेरी वेल इन लास्ट क्लास। ये लास्ट क्लास में बेटा बता रखा है, केस कोड है, अगर क्लास देखी है तो आपको याद आएगा, अदरवाइज ये नया नया सा लगेगा। जब ये हो जाए तो बताना।
हो गया बेटा, शुड आई प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़े? यस सर। चलिए, तो ये 38,000 आया प्रोविजन, कहाँ डालेंगे बेटा इसको? 38,000 को कहाँ पे डालेंगे? जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो पहले यहाँ डिपार्टमेंट का निकालो, डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट जो आया वो डाल दो। तो डिपार्टमेंट कौन कौन से आंसर, क्या क्या नाम है, पी और क्यू है। तो ये आया था 2,25,800 और 4,19,400। इन दोनों फिगर को जोड़ो बेटा, कितना आ रहा है टोटल? 2,25,800 और 4,19,400, 6,45,200। और यहाँ पे प्रोविजन बना दो, तो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, और यू कैन सिंपली राइट स्टॉक रिजर्व। कितना आया था बेटा प्रोविजन? 38,000। 38,000। बाकी कोई अनएलोकेटेड एक्सपेंस तो है नहीं, तो बस जो बचा ये नेट प्रॉफिट आया, और ये नेट प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। सर उसी P&L में कंटिन्यू नहीं कर सकते इसे? उसमें फिर आपको तीसरा कॉलम बेटा बनाना पड़ेगा कि आपको। बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके कर सकते हो चलो ऐसे भी कर देना, पर फिर दिक्कत ये आएगी कि आपको जो टोटल वाला कॉलम है आपको 3 कॉलम दिखाने पड़ेंगे बोथ साइड्स। ओके वैसे मैं तो प्रेफर करता हूँ कि सेपरेट बनाओ। ओके। हाँ, तो बताओ कितना आ रहा है बेटा फाइनल आंसर? 6,07,200। 6,07,200। ठीक है। अब जैसे क्लोजिंग स्टॉक में प्रोविजन बनाया करंट ईयर में बेटा, और पिछले क्वेश्चन में सर क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रोविजन बनाया था, ओपनिंग स्टॉक में भी प्रोविजन बनाया था, तो सर इसमें ऐसा नहीं होगा क्या? इसमें आपने क्लोजिंग स्टॉक में तो निकाला सर, ओपनिंग स्टॉक देखो बेटा है ही नहीं इसका, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी। अगर ओपनिंग स्टॉक दिया होता तो सर ओपनिंग स्टॉक में भी हटाना पड़ता, बट उसके लिए क्वेश्चन को पिछले साल का डेटा देना पड़ता कि पिछले साल क्यू की परचेज कितनी थी टोटल, और पिछले साल क्यू की परचेज में जो ट्रांसफर हुआ था क्यू से, जो ट्रांसफर हुआ था पी से, उसका क्या कंटेंट था। तो इतनी सारी जानकारी क्वेश्चन को देनी पड़ती, तो क्वेश्चन ने क्या करा सर, अपना समय बचाने के लिए हमें ओपनिंग स्टॉक दिया ही नहीं, और उसने हमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, हमारा काम आसान हो गया। अदरवाइज इस क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक भी होता तो हमें ओपनिंग स्टॉक में भी कितना कंटेंट है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में कितना कंटेंट है पी का, वो निकालना पड़ता, उसके लिए और डेटा चाहिए होता हमें। बट अच्छा हुआ ये नहीं है, तो क्वेश्चन देने वाले का समय बचा और हमारा आंसर लिखने में समय बचा। बताओ ये पॉइंट क्लियर है या नहीं बेटे? तो 22, 23 हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब इसमें हमारा रहे क्वेश्चन अभी 24 है, 25 है और 26 है। तो बेटा लेकिन आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, अभी इतना ही करा रहे हैं, और कल की क्लास का टाइम बता दिया जाएगा। अब अगली जो भी क्लास होगी लंबी होगी, ताकि चैप्टर खत्म भी हो जाए मुझसे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय। सर डेली इसी टाइम पे रखे तो चलेगा? नहीं बेटा, मैं बता दूंगा आपको, थोड़ा शाम को मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि शाम में टाइम मेरे पास ये होता है कि मतलब ज़्यादा नहीं होता है, तो मैं बताता हूँ क्या करना है। बाकी कोशिश करूंगा, अगर आपको शाम को चाहिए तो आई विल ट्राई कि शाम का टाइम मैंने दूंगा। ओके सर, थैंक यू। अदरवाइज रिकॉर्डिंग का तो ऑप्शन रहेगा आपके पास, रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके चलिए, गुड बाय।